नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एविएशन हैवी में गो वेयर यू फील द मोस्ट अलाइव। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। मैं शांतनु। आज हम पढ़ेंगे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। जनरली जब हम एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं तो हम एक एयरपोर्ट से बैठते हैं, थोड़ी देर की जर्नी होती है और दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं। इतना सिंपल जितना ये दिखता है इतना है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट एज अ पैसेंजर हमें सिर्फ एक स्मूथ ट्रांजिशन ही महसूस होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एयरस्पेस। एक एयरस्पेस होता क्या है? अ 3D वॉल्यूम ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन विच एयरक्राफ्ट एंड एरियल ऑब्जेक्ट फ्लाई। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। All systems that assist aircraft to depart from an aerodrome, transit into airspace, and land at a destination aerodrome, which includes air traffic services, airspace management, air traffic flow and capacity management, is called air traffic management. चलिए अब समझते हैं कि हम आज इतने एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचे। The historical background. In the year 1909, the first attempt to regulate the airspace happened. In the year 1919, Paris Convention, the right to individual country to claim the sovereignty over their aerial airspace was formally formed. In the year 1944, Chicago Convention provided the first definite delimitation of the physical boundaries of the national airspace. In the year 1982, UN Convention, the above laws were strengthened and named as UN Clause or UN Convention on the Laws of Seas. All these states were broadly separated by these criteria, 20 km laterally and 100 km vertically, which is known as the Karman line. Actually ये लाइन है क्या? एक कंट्री के पास 100 km अबव एंड 20 km पेरीफेरी से बाहर जो स्पेस है वो एक इंटरनेशनल स्पेस है। उसके अंदर का जो स्पेस है वो कंट्री का प्राइवेट एयर स्पेस होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एयर ट्रैफिक सर्विसेज। एक्चुअली में एयर ट्रैफिक सर्विसेज का एक ऑब्जेक्टिव है जिसको उसको फुलफिल करना होता है। पॉइंट 1, प्रिवेंट कोलिजन बिटवीन एयरक्राफ्ट। प्रिवेंट कोलिजन बिटवीन एयरक्राफ्ट ऑन द मैन्यूवरिंग एरिया एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑन दैट एरिया। एक्सपीडाइट एंड मेंटेन एन ऑर्डरली फ्लो ऑफ ट्रैफिक। प्रोवाइड एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ फ्लाइट्स। नोटिफाई एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस regarding aircraft in need of search and rescue aid and assist such organization as required. So these 5 criteria are very important and are the basis of any air traffic management service. चलिए देखते हैं कि हमारे रेगुलेटर DGCA क्या कहता है। कार सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 सीरीज E पार्ट 1 इशू 2 एयर ट्रैफिक सर्विसेज। This car is issued under the provision of Rule 29C and Rule 133A of the Aircraft Rules 1937 for the investigation of aircraft flying in or over India or of aircraft registered in India. It was promulgated on 8th June 2006. Airports Authority of India is the statutory authority responsible for providing air traffic services in India. No other agency shall provide an air traffic services unless provided by the DGCA. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एयर स्पेस की कंट्रोलिंग एक्चुअली में की कैसे जाती है। सो पहला है एयर ट्रैफिक सर्विसेज। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं: एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड अलर्टिंग सर्विसेज। मतलब कुछ एरिया ऐसे होंगे जिसमें हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कुछ एरिया ऐसे होंगे जिसमें हम इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे सिर्फ, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जिसमें हम अलर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे सिर्फ। अब अगर हम अलर्टिंग सर्विस को देखें तो उसमें एक और नीचे पार्ट है, रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। फ्लाइट इंफॉर्मेशन में देखें तो हमारे पास है क्या, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर। और अगर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज में देखें तो उसके फर्दर 3 और पार्ट हैं, एयरड्रोम कंट्रोल सर्विस, अप्रोच कंट्रोल सर्विस, एरिया कंट्रोल सर्विस। मतलब
एक पार्ट तो ऐसा है जो एरोड्रोम कंट्रोल सर्विस के अंदर में आता है, मतलब एरोड्रोम पे कंट्रोल कैसे होगा। उसके बाद फिर एक अप्रोच होता है, मतलब एरोड्रोम के आसपास की जगह अप्रोच कंट्रोल सर्विस में आता है। उसके बाद है एरिया कंट्रोल, मतलब फार बियॉन्ड द एरोड्रोम एरिया कंट्रोल सर्विस, विच फर्दर हैज 3 सेपरेट पार्ट्स। Aerodrome control service has aerodrome control tower, approach control service has approach control unit, and area control service has area control center अपनी सर्विसेज को चलाने के लिए। इस पिक्चर में आप एक फ्लाइट दे सकते हैं जो कि एक एरोड्रोम से, मान लीजिए कि ये एक ए एरोड्रोम है, यहाँ से एक बी एरोड्रोम तक जा रही है, तो उसके एंड रूट में ट्रांजिशन उसका इस टावर से, इस एरोड्रोम टावर से इस एरोड्रोम टावर तक कैसे होता है वो बताने की कोशिश की गई है। यहां से ये फ्लाइट चली, इस एरोड्रोम टावर ने इसको मैसेज दिया, फिर उसके बाद ये ट्रांसफर हो गई अप्रोच कंट्रोल पे, अप्रोच कंट्रोल से ये ट्रांसफर हो गई एरिया कंट्रोल पे, एरिया कंट्रोल से ये इसके अप्रोच कंट्रोल पे ट्रांसफर हो गई, और फिर इसके अप्रोच कंट्रोल से ये इस टावर के, बी टावर के टावर कंट्रोल पे ट्रांसफर हो जाती है, और फिर ये ऐसे लैंड हो जाती है। तो ये एक फेज होता है कि फ्लाइट कब किसके कंट्रोल में रहती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, which is very important part of this chapter. All sovereign airspace that is used by commercial air traffic is divided into number of FIRs or flight information regions. ICAO has divided airspace into 7 categories from A to G, A being the most controlled and G being the least controlled. F and G airspace are uncontrolled. Airspace A to E are known as controlled airspaces. F airspace known as advisory airspace, and G airspace is known as flight information service airspace. Each FIR may have many controlled areas and control zones. FIRs are extended vertically upward from the ground to a predetermined upper limit or flight level. The airspace above FIRs is called as upper airspace or upper flight information region. Airspace classification. अब हम यहाँ समझेंगे कि हमने जो डिस्कस किया था कि A से लेके G तक की एयरस्पेस है, तो क्लास A, क्लास B, फर्दर G तक जितने भी एयरस्पेस है इसमें क्या डिफरेंस है। IFR मतलब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, फ्लाइट्स आर ओनली परमिटेड, all flights are provided with air traffic control services and are separated from each other. Class B, IFR and VFR. VFR का मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स, IFR का मतलब होता है जो फ्लाइट जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे चल रही है, और VFR मतलब है जो विजुअल फ्लाइंग हो रही है। So Class B, IFR and VFR flights are permitted. All flights are provided with air traffic control services and are separated from each other. Separated from each other का मतलब है कि इनमें जो सेपरेशन है वो टावर कंट्रोल करता है। Class C, IFR and VFR flights are separated. All flights are provided with air traffic control services, and IFR flights are separated from other IFR flights and from VFR flights. VFR flights are separated from IFR flights and receive traffic information in respect of other VFR flights. So इसको एक बार आप पढ़िएगा कि कौन सी फ्लाइट किसे सेपरेट की गई है टावर के द्वारा, ये लिखा हुआ है। Class D, IFR and VFR flights are permitted and all flights are provided with air traffic control services. IFR flights are separated from other IFR flights and receive traffic information in respect of VFR flights. VFR flights receive traffic information in respect of all other flights. Class E, IFR and VFR flights are permitted. IFR flights are provided with air traffic control services and are separated from other IFR flights. All flights receive traffic information as far as is practicable. Class E shall not be used for control zones. So आप ये देख रहे होंगे कि धीमे धीमे कंट्रोल टावर का कम होता जा रहा है, या कंट्रोलिंग और सेपरेशन बिटवीन IFR, VFR, IFR ये धीमे धीमे कम होता जा रहा है। तो वही बताया था कि कंट्रोलिंग कम होती जाती है फ्रॉम A if we move on to G. So Class F, IFR and VFR flights are permitted. All participating IFR flights receive an air traffic advisory service and all flights receive flight information service if requested. Class G, IFR and VFR flights are permitted and receive flight information services if requested.
सो अब हमारे माइंड में इतनी तो पिक्चर बन गई है कि एक्चुअली में कंट्रोल किया कैसे जाता है, कैसे हम फ्लाइट्स को सेपरेट करते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बनाते हैं, कंट्रोल से एरिया, एरिया से अप्रोच कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। सो कैसे एक फ़्लाइट एक सोर्स से फ्लाई करती है, एंड रूट होती है, क्रूज़ करती है, और फिर कैसे वो लैंड करती है, इसका आइडिया तो हमको लग गया। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये सब होता है हाईली एडवांस रडार सिस्टम की वजह से। रडार, अब ये रडार इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि ये रडार फ्लाइट में भी इंस्टॉल्ड है और यही रडार आपके ग्राउंड पे भी इंस्टॉल्ड है। तो सिग्नल दोनों जगह से आता है, फ्लाइट से सिग्नल मिलता है हमको ग्राउंड पे, और ग्राउंड से हमको सिग्नल भेजा जाता है फ्लाइट पे, ताकि हम एक्चुअल डिस्टेंस, उसका एक्चुअल लोकेशन मॉनिटर कर सकें। अगर जब हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? सो radar is a detection system that uses radio or electromagnetic waves to determine the distance, which is called as ranging, angle and radial velocity of the objects related to the site. Radars are of two types, primary and secondary. फर्दर हम कुछ रडार डिस्कस करेंगे जो एयरपोर्ट पे यूज होते हैं फॉर ट्रैकिंग ऑफ द करेक्ट लोकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। फर्स्ट रडार हमारे पास है एरोड्रोम सरफेस कंट्रोल रडार। अब एक एरोड्रोम IGI ले लें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मुंबई वाला एयरपोर्ट ले लें, ये बहुत बड़े और बहुत बिजी एयरपोर्ट्स हैं। मतलब इसमें एयरक्राफ्ट का मूवमेंट, ठीक है, वहाँ पे अदर इक्विपमेंट्स का मूवमेंट, फॉलो मी जीप का मूवमेंट, ARFF व्हीकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको सरफेस पे क्या मूव कर रहा है उसकी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए एरोड्रोम सरफेस कंट्रोल रडार यूज़ किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एज एयरपोर्ट सरफेस मूवमेंट इंडिकेटर एंड एयरपोर्ट सरफेस डिटेक्शन इक्विपमेंट और सरफेस मूवमेंट रडार। Here, the radar scans airfield only and draws a realistic map of the airfield on the scope on which moving and stationary targets are identified. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पूरा रनवे का, पैरेलल टैक्सीवे का, सबका इसने पूरा बना रखा है, एप्रन का पूरा इमेज आ रखा है और इसमें टारगेट मूव करता आपको दिख जाएगा। It is an aid for maintaining separation between aircraft taxiing, taking off and landing when the controller may not be able to actually see an aircraft maneuvering on the ground due to poor visibility. The picture is so precise that even a man walking on the runway can be seen on the scope. दूसरी बात करते हैं एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार और ASR. It is also called as terminal approach radar. It is a short range radar with a maximum range of about 60 nautical miles. This radar continuously scans the airspace surrounding the radar site and is used for terminal control, that is for guiding the aircraft from initial approach to a point on the extended center line of the runway. मतलब जब कोई एयरक्राफ्ट डिपार्ट कर रहा होता है तो 60 नॉटिकल माइल्स तक ये उसको हेल्प करता है कि हाँ ये एयरक्राफ्ट अभी यहाँ था, अब ये इतनी रेंज में जा चुका है जो कि एयरपोर्ट की विसिनिटी के आसपास है। This radar continuously scans the airspace surrounding the radar site and is used for terminal control, that is for guiding the aircraft from the initial approach to a point on the extended center line of the runway from where the final approach starts. In conjunction with the precision approach radar, it forms the ground control approach system. जब इसमें प्रिसीजन अप्रोच रडार जुड़ जाता है तो ये ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच सिस्टम बन जाता है। नो बिल्डिंग स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट इज परमिटेड टू बी इरेक्टेड विद इन 305 मीटर 305 मीटर्स रेडियस ऑफ द एंटीना एंड अबव एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 0.5 डिग्रीज बियॉन्ड दिस। ये इस रडार की लिमिटेशन है जिसको हमको फुलफिल करना पड़ता है फॉर गेटिंग द करेक्ट रीडिंग्स। तीसरा, थर्ड, precision approach radar. Being an important constituent of the ground approach control system as discussed in the previous slide, this radar is used to guide and landing aircraft for safe landing. It is designed to accurately determine the range from the touchdown point, bearing with the reference to the extended runway center line of the runway, and elevation with the reference to the glide angle of an aircraft on the final approach to land. मतलब you will get an exact picture of the landing aircraft till the touchdown. This radar can also be used to cross-check the performance of the instrument landing system. The fourth radar, Air Route Surveillance Radar, ARSR. This is a long-range radar with a maximum range of about 200 nautical miles. The main purpose of this radar is to monitor the air traffic in an area control center. No building, structure or object is permitted to be erected within 610 meters of the antenna and above an angle of elevation of 0.5 degrees beyond this. This is the limitation which we have to follow for getting the correct reading up to 200 nautical miles. The fifth one, secondary surveillance radar, SSR. This is a secondary radar. The aircraft
carries and transponder which replies to suitably coded interrogations from a ground station. This radar works on the basis of कि सिग्नल इससे जाएगा, वो सिग्नल एयरक्राफ्ट में रिसीव होगा, फिर एयरक्राफ्ट एक सिग्नल इसको भेजेगा. तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन with radar to the radar of the aircraft. From the transformer replies, it is possible to extract information regarding the aircraft like its call sign, altitude, originating point, destination, etc. So this radar becomes very helpful in getting the exact and all kinds of knowledge such as call sign, altitude, originating point, destination of an aircraft. Thank you. Hope कि मैंने आपके दिमाग में एक पिक्चर बना पाया हूँ कि कैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट काम करता है सिस्टम ये पूरा. Do visit our website www.aviationavia.com. For any queries, you can directly connect to us on our LinkedIn page. I am Shantanu signing off. Thank you and happy Diwali once again.